नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और फिलहाल ये बड़ी खबर हाथरस हादसे को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। योगी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो बड़ी खबर, एसआईटी रिपोर्ट के बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया। एसडीएम सीओ समेत 6 अधिकारी निलंबित कर दिए गए। आयोजकों की लापरवाही हुई है, रिपोर्ट में यह सामने आया है। एसआईटी ने यह रिपोर्ट दाखिल की है। तमाम बातों को इसमें मेंशन किया गया है। आयोजकों की बड़ी लापरवाही, स्थानीय प्रशासन का भी नाम इसमें दर्ज किया गया। स्थानीय प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही और लगभग 900 पेज की एसआईटी की पूरी रिपोर्ट है जिसमें तमाम बातों को मेंशन किया गया है। तो फिलहाल यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। 7 दिन बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यह सौंपी है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार का बड़ा एक्शन। हाथरस में जो घटना घटी, जो हादसा हुआ, उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया और फिलहाल जो रिपोर्ट आई उसके बाद एसडीएम सीओ समेत 6 अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं और इसमें आयोजकों की बड़ी लापरवाही यहां पर रही है। तो फिलहाल एसआईटी रिपोर्ट के बाद सीएम योगी का यह बड़ा एक्शन, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं पूरा घटनाक्रम जो हुआ है। एसडीएम सीओ और तहसीलदार समेत 6 लोग सस्पेंड। और देखिए, इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज पर भी गाज गिरी है, उनको भी दोषी माना गया है इस बड़ी लापरवाही में जो हादसा हुआ। थाना अध्यक्ष सिकंदरा राव सस्पेंड और 2 चौकी इंचार्ज उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो बता दें आपको, ये बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है और अब तक जो कुछ हुआ वो आपको भी बता रहे हैं। एसआईटी रिपोर्ट में आयोजक को मुख्य जिम्मेदार जो है वो बताया गया है। स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही तय यहां पर की गई है। ये बड़ी खबर, एसआईटी रिपोर्ट में साजिश से इनकार नहीं, जांच फिलहाल अभी भी जारी है। भीड़ को बुलाया गया, इंतजाम किए नहीं गए उस हिसाब से जितनी भीड़ बुलाई गई। तो देखिए, भीड़ को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, यानी कि जिस स्तर पर कार्यक्रम था उतने इंतजाम वहां पर नहीं थे। लोग ज्यादा पहुंच गए। इंतजाम अगर होते तो मौत का आंकड़ा इतना नहीं होता और हादसा भी नहीं होता। भोले बाबा, किसी की गलती का जिक्र नहीं है। भोले बाबा का नाम इस चार्जशीट में नहीं है। एसआईटी की तरफ से जो रिपोर्ट रखी गई है उसमें भोले बाबा का नाम नहीं है। सीधा सीधा जो आयोजक है, स्थानीय प्रशासन है, उनको ही दोषी ठहराया गया है। अनुमति से जो लोग गए थे और इसमें यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि जो फैक्ट रखे गए हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन नहीं था, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। बड़े आगे उधर आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी के वजूखाने का सर्वे कब होगा, इसे लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इस सुनवाई में क्या कुछ खास रहा है, प्रयागराज से हमारे संवाददाता एसएम आमिर की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। ज्ञानव्यापी के वजूखाने के सर्वे की मांग को लेकर जहां जिला जज वाराणसी के वहां एक सिविल रिवीजन दाखिल करी गई थी, उस फैसले के खिलाफ अब उच्च न्यायालय में जहां राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने एक याचिका दाखिल की है, उसमें सर्वे की ऐसी मांग की है। कहा है कि उसमें फिर से जो कैंपस है उसका भी सर्वे होना चाहिए। क्या मांगे, हम बात करेंगे। सौरभ जी, जिस तरह से आप लोगों ने याचिका दाखिल की है, क्या मांगे हैं इसमें, किस लिए रखी, क्योंकि सर्वे तो पहले भी हो चुका है। देखिए, इसमें जो है हमारी मूल मांग है कि वैज्ञानिक सर्वे जो है ये बहुत आवश्यक है धार्मिक चरित्र के निर्धारण के लिए। ट्रायल कोर्ट आखिर निष्कर्ष तक कैसे पहुंचेगी? कुछ पार्ट का हुआ सर्वे, कुछ हिंदू जो है वहां प्रतीक चिन्ह मिले और एएसआई की रिपोर्ट कह रही है कि ये पुराना मंदिर का पार्ट है, नो डाउट। बट फर्दर चीजें होंगी, सर्वे होंगी तो वो और स्पष्ट होगा। तो धार्मिक चरित्र के निर्धारण के लिए ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर 19 जो लास्ट दिसंबर 19 दिसंबर 23 को पास हुआ था ऑर्डर, उसमें साफ तौर पर है कि धार्मिक चरित्र को निर्धारण करने के लिए सर्वे आवश्यक है। तो हमने अपनी बातें रखी। हमने कहा कि जब वहां शिवलिंग मिला 16 मई 2022 को, तो निश्चित महत्वपूर्ण एरिया है, उसका सर्वे होना चाहिए। बहरहाल इस मामले में सुनवाई हुई और ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत सारी क्वेरी की। सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिलीट करा, तो कैसे ये सर्वे पॉसिबल? हमारी यही सब कोर्ट, अभी तो इस पे बहस होगी, लेकिन एक व्यवहारिक भाषा में बोला जाए तो सील नहीं किया है। सील और ड्यूली प्रोटेक्टेड में फर्क होता है। फर्दर जो आर्गुमेंट होगी हम अपनी बात करेंगे, रखेंगे माननीय न्यायालय के। आज क्या हुआ? आज भी सुनवाई थी, इसमें क्या हुआ? आज ऑनरेबल कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि जो है नियत कर दी है ना। इसमें आज आप लोगों ने क्या रखे और मुस्लिम पक्ष की ओर से और कोर्ट ने क्या मांगा? इसमें मुस्लिम पक्ष को 4 हफ्ते का समय मिला है इस सिविल डिवीजन के रिजवाइंडर दाखिल करने का, काउंटर। उसके बाद फर्दर हम रिजवाइंडर हमारी तरफ से उनके काउंटर का जवाब दाखिल होगा और फिर 14 अगस्त को सुनवाई होगी इस मामले।
देखिए, सौरभ तिवारी जिन्होंने ये जो कि राकेश के अधिवक्ता है, जिन्होंने ये याचिका दाखिल करी हाई कोर्ट में और मांग की है कि जो वजू खाने का पूरा एरिया है उसका भी सर्वे होना चाहिए और इस पे अब कोर्ट ने 14 अगस्त की तारीख तय की है और ये तो देखना होगा कि कोर्ट इस पर अब आगे क्या निर्णय लेती है और किस तरह से मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखता है और जिसके बाद हिंदू पक्ष अपना इसमें और पक्ष आगे रखेगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एलडी की तर्ज पर ही आवास विकास भी अपने खाली पड़े फ्लैट्स की कीमत में भारी छूट देने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए मार्केटिंग सेल का भी गठन किया गया है। वहीं आवास विकास के इस पहल को हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल ने आवास आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह से खास बातचीत की है। एक बार देख लेते हैं। तमाम हाउसिंग बोर्ड्स के अपार्टमेंट्स में रिक्त फ्लैट थे, उनको लेकर के कैसे उनको सेल आउट करना है, उनको लेकर के एक हाउसिंग बोर्ड में डिसीजन लिया गया था कि मार्केटिंग सेल का गठन किया जाएगा, एक सैंपल फ्लैट्स बनाए जाएंगे ताकि जो है लोग आए और जो प्राइवेट बिल्डर्स जो उनको तमाम जो है लोक लुभावने वादे करते हैं, दिखाने जाते हैं, वो सभी चीजें अब हाउसिंग बोर्ड भी करेगा। इसके लिए हालांकि मार्केटिंग सेल का गठन कर लिया गया है और जो आवास विकास के जो फ्लैट्स जो हैं और जिनको कहा जा रहा है इनके रेट कम करने के लेकर के भी जो है बोर्ड में एक प्रस्ताव रखा गया था, उसको लेकर के भी जो है जल्द ही डिसीजन लिया जा सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए आवास आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो जो रिक्त फ्लैट पड़े हुए हैं, कितनी संख्या है ऐसी हाउसिंग बोर्ड में जो तमाम अपार्टमेंट में फ्लैट खाली पड़े हैं और उनको कैसे जो है सेल आउट करने के लिए कैसे आप लोग मार्केटिंग सेल का गठन करने रहे? ये हाउसिंग बोर्ड में इस टाइम लगभग 9000 के आसपास फ्लैट्स हैं अलग अलग शहरों में, जैसे लखनऊ में काफ़ी हैं, गाजियाबाद में भी हैं और कानपुर में भी हैं, ज़्यादा 3 ही मेन शहरों में हैं। तो इसके लिए पीछे भी जो हाउसिंग बोर्ड ने इसके जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को फ्रीज करते हुए तो उसको वैल्यू को बढ़ाया नहीं था, तो काफ़ी फ्लैट्स हमारे उसमें निकले लगभग 1000 के आसपास। तो इसमें अभी शासन स्तर से भी एक सचिव आवास की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी कि इसके तरीके सजेस्ट करें कि कैसे जो अनिश्चित संपत्तियां हैं, चाहे आपकी आवास विकास परिषद की हो या कोई अन्य भी प्राधिकरण हो, जीडीए है, एलडीए है, तो उसमें जीडीए के वीसी, एलडीए के वीसी, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी, ये सब लोग मेंबर थे। उसमें इस तरह के तमाम सुझाव दिए गए हैं कि कैसे हम लोग उसको एक कुछ साल के बाद उसको कॉस्ट को फ्रीज करें, आगे ज़्यादा ना बढ़े ताकि वो आराम से बिक सके। एक तो ये है। बाकी फिर जैसे मार्केटिंग सेल का गठन करने के लिए जैसे हम प्राइवेट बिल्डर्स को देखते हैं तो उनके यहाँ मार्केटिंग सेल बड़ी अच्छी रहती है, कोई आंसर प्रॉपरली करता है, तो उसके लिए हाउसिंग बोर्ड में भी कर दिया और बाकी अथॉरिटीज़ भी इस तरह के काम कर रही हैं कि एक मार्केटिंग सेल हो, फिर सैंपल फ्लैट हो, क्योंकि वहाँ फ्लैट इतने हैं, एक को बना के अच्छे से रखें और वहाँ पर दिखाए, और ख़ासतौर पे जो छुट्टियों में कोई रहे वहाँ पर कर्मचारी जो उनको दिखा सके। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ बाकी भी कैसे हम प्रॉपर्टी में इम्प्रूव करके उसको बेच सकते हैं, कई तरह के उसमें हम लोगों ने सुझाव दिए हैं। जैसे ही सक्षम स्तर से, शासन स्तर से वो अप्रूव होते हैं तो उसके पश्चात रेट कम करने की जो है भी बात चल रही है कि शायद कुछ फ्लैट्स के रेट कम होंगे, जैसे एलडीए ने अपने अपार्टमेंट्स के फ्लैटों के रेट दाम कम किए हैं। हाँ, वो जैसे हर एक बोर्ड चाहे प्राधिकरण हो, परिषद हो, जैसे मैंने बताया कि पहले निर्णय लिए गए, बट उसमें जनरली ये रहता है कि कहीं पर आप ज़्यादा करते हैं तो ऑडिट वगैरह से आपत्तियां लगती हैं कि आपने इसको क्यों कम किया। तो इसीलिए शासन ने एक उसमें प्रक्रिया बनाई है कि एक उसमें डिसीजन ले लिया जाए ताकि सभी प्राधिकरण और परिषद एक रूपता थोड़ी बने और उनको एक गाइडलाइन हो कम करने का। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि आपका 3-4 साल तक बनने के बाद कोई यूज़ नहीं कर रहा है तो बिल्डिंग और खराब होती है, और कम करने का ये नहीं है कि इवन आप उसको नहीं भी बढ़ाते हैं तब भी वो कम हो जाता है क्योंकि बाकी चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये भी नहीं है कि भाई लोग वेट कर रहे हैं कि बहुत कम होगा हम तब लेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें यह है कि जेन्युइननेस देखी जाती है मार्केट के हिसाब से। अभी भी हम देखते हैं तो प्राइवेट बिल्डर से सरकारी वाले जितने भी हैं कम हैं, बट एक लोगों में एक धारणा रहती है कि अच्छा नहीं है। तो उन धारणाओं को पूरा दूर करने के लिए कि वहाँ पर रिसेप्शन पे कोई ठीक से उनको आंसर करे, छुट्टी वाले दिन दिखाए, मार्केटिंग सेल हो, हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी ऑनलाइन लेके आएँ। जैसे जितने प्राइवेट ऑनलाइन एग्रीगेटर्स हैं उन पे आप लखनऊ में कोई ढूंढना चाह रहे हैं तो आज ढूंढेंगे तो उसमें प्राइवेट लोगों का मिलता है, प्राइवेट बिल्डर्स का मिलता है। तो सरकारी जो भी एलडीए हो या फिर आवास विकास परिषद हो या अन्य कोई संस्था बना रही है
तो वो भी लोगों को दिखने चाहिए, दे शुड बी एबल टू कंपेयर इट। तो ये सब प्रयास किए गए हैं। बाकी जैसे शासन स्तर से होके तय आता है, पूरे प्रदेश में थोड़ी एक रूपता आएगी और सब लोग उसको करेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे बारिश आती है तो विभिन्न योजनाओं में, चाहे वो एलडी हो चाहे आवास विकास हो, इनकी योजनाओं में कहीं कहीं से चीजें सामने आती हैं, शिकायतें आती हैं कि जल भराव की। वृंदावन योजना भी आवास विकास की है, वहां पर बताया जा रहा है, जैसे पता चला कि